हेलो दोस्तों। आज आपके सामने दोबारा से पेश है एक 12th क्लास की दूसरी पोइम लेकर, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। हाँ जी, वही पोइम है जिसके लिए किसी शायर ने एक बात कही है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। यहाँ जी हाँ, साइलेंस के लिए ये आपके सामने पोइम है, कीपिंग क्वाइट, क्रिएटेड बाय पाब्लो नेरुडा। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है पाब्लो नेरुडा का ओरिजिनल नाम क्या है? तो एक बार के लिए इस पोइम को शुरू करने से पहले पाब्लो नेरुडा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पाब्लो नेरुडा का ओरिजिनल जो नाम है वो है, मेरे प्यारे दोस्तों, नेफ्टाली रिकार्डो रेस बासोल्टो। यस, ये इसका ओरिजिनल नाम है। इसको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। बहुत ही ग्रेट पोइट है, एक यूनिवर्सल पोइट है। और ये पोइम भी एक यूनिवर्सल अपील है, पूरे वर्ल्ड से एक अपील की गई है। जो वर्ल्ड युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है, हर कोई देश दूसरे देश को खत्म करने के लिए जी जान की बाजी लगाया हुआ है। पड़ोसी पड़ोसी को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। उसी युद्ध भरे माहौल में यहाँ पर पाब्लो नेरुडा हम लोगों से एक उम्मीद लेकर ये पोइम की रचना की है। बड़ी यूनिवर्सल मैसेज इस पोइम के माध्यम से कवि ने हम लोगों को दिया है। दोस्तों, ये एक पोइम नहीं है, ये एक अर्ज है वर्ल्ड से कि क्यों युद्धों में लिपटे हुए हो, भाईचारे के साथ रहो ना। ये इस पोइम की थीम भी है, क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये इस पोइम की थीम है। शुरू करते हैं इस पोइम को। देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखो, यहां पर कवि ने वी विल बोला है। हम सारे क्या करेंगे? 12 तक गिनेंगे। ये गिनेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, हम लोग जो अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्टिव एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, उन डिस्ट्रैक्टिव एक्शन को छोड़ के एक बार के लिए सब लोग एक ही काम करेंगे। वो काम है शांति से बैठ के काउंट करना, पीसफुली काउंट करना, मन के अंदर काउंट करना कि 12 गिनेंगे। यहाँ 12 का क्या मतलब है आपको बताया गया है। 12 may be the hour of watch. 12 may be the months of a year. हाँ जी, साल के 12 महीने, घड़ी के 12 घंटे, इसीलिए ये 12 बोला गया है, वरना 6 भी बोल सकता था। ठीक है। और हम सारे लोग अपने आप को क्या रखेंगे? स्टिल। स्टिल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्वाइट। क्वाइट बोले तो शांत। हम अपने आप को ट्रैंक्विलिटी में ले जाएंगे। ट्रैंक्विलिटी वर्ड सुना हुआ है क्या? एक बहुत ही सेरेन माहौल में ले जाएंगे। सेरेन का मतलब भी होता है शांत माहौल। मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ये मस्त माहौल कौन सा होता है? पीसफुल जो माहौल होता है, जो संत लोग जंगलों के अंदर देखो कैसे शांति पूर्वक एक एस्थेटिक जो लाइफ जीते हैं, ऐसा कह रहा है कि हम लोग अपने आप को शांत रखेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के चेहरे पे। हाँ जी, इट मीन्स इस पृथ्वी के ऊपर एक बार के लिए हम लोगों को क्या करना है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्या आप बता सकते हो कवि ने लैंग्वेज की बात ही क्यों की? कि हम लोग चलिए किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों और मेरे हर लिसनर को एक बात बता देना चाहता हूँ। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिवीजन? बंटवारे के मुख्य मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? तो आपने सुना होगा, बंटवारे के जो मेन कॉजेज होते हैं उनमें रिलीजन आता है, यस, क्रीड आता है, कास्ट आती है, एरिया आता है, और क्या आती है? लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम आते हैं, फेस्टिवल्स आते। ये सारी चीजें लोगों को बांटती है। तो यहां पर देखिए, हर धर्म के लोग एकजुट होते हैं जब अपने मतलब की बात होती है, अपन स्वार्थी हो जाते हैं। अदरवाइज देखो, धर्म की बात आती है,
क्रिएट की, ये दोनों सिनोनिमी है। जाति की बात आती है, एरिया की बात आती है, तो ये सारी डिविजनरी के जो एलिमेंट्स हैं, कवि ने कहा है कोई भी आदमी किसी भी भाषा के अंदर बोलेगा नहीं। व्हाई? क्योंकि इट डिवाइड्स, लैंग्वेज डिवाइड्स पीपल। यहां पर मान लीजिए वी आर इंडियन एंड वी स्पीक हिंदी, तो अदर लैंग्वेज वाले लोग हमसे थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं ही इज डिफरेंट, शी इज डिफरेंट, शी डजंट बिलोंग टू अस। इसी प्रकार से वो लोग कह रहे, कवि ने कहा है मेरे प्यारे वर्ल्ड के निवासियों, ये पूरे वर्ल्ड को अपना घर मानता है। He doesn't belong to a single country. He doesn't belong to a single area. He considers that the whole world is my home and I am the citizen of the whole universe. कितनी प्यारी बात कही है कि हम किसी भी भाषा के अंदर बात नहीं करेंगे। Let's stop for a second. एक पल के लिए तो रुक जाइए। अब हम इतने मतलबी लोग हैं, इतने जिद्दी लोग हैं, हमने ये रुकना सोचा नहीं, लेकिन कोरोना ने कवि की इस पॉइंट को कुछ हद तक साबित कर दिया था। कोरोना के अंदर दिल्ली के लोगों ने पहली बार आसमान में सितारे देखे थे। आपने भी दिल्ली के अंदर कोई रहने वाला होगा तो उसने जरूर कोरोना काल में आसमान में सितारे देखे थे, अदरवाइज दिल्ली के लोगों को आसमान में सितारे नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उसका रीजन आप जानते हो, पोल्यूशन। लोगों ने हिमालय की चोटियों को देखा था, ये कोरोना की वजह से। जब ट्रैफिक रुक गया, सब कुछ रुक गया था ना, तो देखो मैं नहीं चाहता कि ऐसे रुक जाना चाहिए, वो एक नेगेटिव इफेक्ट की वजह से रुका था। यहाँ कभी करें पॉजिटिवली, हमें एक बार डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को बंद करना चाहिए। कोई भी भाषा में बात नहीं करेंगे, एक पल के लिए रुक जा मेरे दोस्त, क्या रखा है फालतू के डिस्ट्रक्टिव डीड्स को करने में। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स, ये भी आर्म्स है। आर्म्स का सेकंड देखो, यहाँ पे आर्म मैं बाद में बताऊंगा आपको। आर्म्स का मतलब वेपन्स भी है, आर्म्स का मतलब वेपन्स भी है, आर्म्स का मतलब बॉडी पार्ट्स भी। अब किसी को मारने के लिए अपने आर्म्स का मिसयूज मत कीजिए, आर्म्स का यूज कीजिए। जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूं, आप भी अपने जो भी इक्विपमेंट है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका मिसयूज मत कीजिए। यूटिलाइज के लिए कभी मना नहीं कर रहा है, मिसयूज के लिए मना कर रहा है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना मेरे दोस्तों। तो कवि ने कहा है हम अपने आर्म्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। आर्म्स के दो मतलब है, क्वेश्चन आ सकता है आर्म्स का क्या मतलब है। तो एक वेपन्स, उनका मिसयूज नहीं करना, और दूसरा अपने बॉडी पार्ट्स को किसी को हर्ट करने के लिए इसका मिसयूज नहीं करना। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कवि ने क्या कहा कि ये एक बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक्सोटिक का मतलब होता है पेकुलर, स्ट्रेंज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या मतलब होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज। यस, आने वाला जो पल, जब हम लोगों ने ऐसे डिस्ट्रैक्टिव डीड्स को बंद कर दिया, तो जो पल होगा ना वो बड़ा पीसफुल होगा, बड़ा शांतमय होगा, अनइमेजिनरी होगा। हमने कल्पना ही नहीं की है ऐसा पल, ऐसा सुखद पल हम लोगों को देखने को मिलेगा। शायद इम्पॉसिबल है, बिकॉज वी कैंट स्टॉप आवरसेल्फ। लेकिन कवि की ये अपील है, कवि का ये दर्द है जो उसने जाहिर किया है ह्यूमन बीइंग से। विदाउट रस, उस पल में क्या नहीं होगी? रस नहीं होगी। रस बोले तो भाग दौड़, टर्मोइल नहीं होगा। आपने ये वर्ड सुना है क्या? टर्मोइल। कोमोशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोमोशन। जी हाँ, ये सिनोनिम है, इसका मतलब नॉइज, अप्रोर, हंगामा नहीं होगा, ह्यू एंड क्राई नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स। कौन से इंजन की बात हो रही है? एम्बुलेंस के इंजन की बात नहीं हो रही है। एम्बुलेंस, हर वो इंजन तो चलना चाहिए जो क्रिएशन करता है, जो सर्जनात्मक काम करता है, लेकिन ऐसे इंजन का मिसयूज नहीं करना चाहिए जो इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि वो सारी मशीनें बंद कर दीजिए जो विनाश पैदा करती हैं, और
उनको चलने रहने दीजिए जो सर्जन पैदा करते। आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, अभी लिखा नहीं है। अभी तो आप समझ रहे हो कि कभी कह रहा है मशीनें नहीं चलनी चाहिए, कोई भागदौड़ नहीं होनी चाहिए। ये हाँ जी, एक बार के लिए इतना समझिए कि कवि ने ये कहा अपने आप को रोक दीजिए मित्र, और रोक दे मित्र। कवि ने भी यही कहा, वी वुड ऑल बी टुगेदर। कवि यही चाहते हैं, बी वन, बी यूनाइटेड, सारे मिलके एक हो जाओ, सारे मिलके एक हो जाओ। देयर मस्ट नॉट बी एनी डिवीजन अमंग ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों के बीच में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, सारे यूनाइटेड हो जाओ। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये जो नया पल आएगा ये बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही पेक्युलर होगा। क्या स्ट्रेंज का सिनोनिम आपने पढ़ा है? ये जी स्ट्रेंज के सिनोनिम है। ठीक है, जो नया वर्ड, जो पल आएगा वो बहुत ही अजीब होगा, बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही मनमोहक होगा। कवि ने कहा एक बार करके तो देख, तू करके तो देख, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके तो देख, दोस्तों के पास भेज के तो देख। अगर ये अच्छा लग रहा है, कोई दोस्त ये कह देगा ना कि नहीं ये यूजलेस वीडियो है, अगर वो 12th का बच्चा है मेरे हिसाब से, तो वो ये बात अपने मुख से नहीं कहेगा, चाहे वो हमसे नफरत भी करता हो। क्योंकि दिल से जो काम किया जाता है ना, उसकी आवाज ऊपर तक जाती है, और हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप प्यारे बच्चों, दिल से अगर हमें थोड़ा सा भी आपके मन में ये है कि अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो प्लीज इस चैनल को अपने उस हर जरूरतमंद बच्चे तक भेज दीजिए। रीगल कैरियर हब, जी हाँ, ये नाम आपके दिल में बैठ जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस है। चलिए आगे। कवि ने देखो कैसे कैसे लोगों से क्या क्या उम्मीद और क्या क्या उनको सुझाव दिए हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो कोल्ड सी, यहाँ ठंडा समुद्र नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है जो मैं बाद में बताने वाला हूँ, कि जो सेल्फिश फिशरमैन होते हैं ना, जो स्वार्थी मछुआरे, एक तो पेट के लिए जो काम करते हैं, और पेट के लिए भी ये काम क्यों करें, किसी दूसरे को हर्ट किया जाए। और भी बहुत सारे काम होते हैं। टू लिव आवर लाइफ देयर मे बी वेरियस डीड्स, बहुत सारे काम होते हैं। ये जो स्वार्थी, यहाँ कोल्ड सी का मतलब एक ही होगा, सेल्फिश पीपल। जो सेल्फिश पीपल होते हैं वो मछुआरे लोग क्या नहीं करेंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। ये वेल्स एक मेरीन फिश है, समुद्री मछली है। यू नो द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड सी वेल। तो जो समुद्री मछली बड़ा शांत जीव होता है भैया, मैंने आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन टीवी वगैरह के ऊपर बहुत बार इसको देखा है। ये कह रहे हैं अपने पेट के लिए, अपने को पैसे कमाने के लिए किसी निर्जीव जानवरों की हत्या करना उचित नहीं है। कवि भी ये चाह रहे हैं कि आप ऐसे वेल्स जो बड़ा पीसफुल एनिमल है, इनको हार्म मत कीजिए। हार्म बोले तो हर्ट मत कीजिए, हर्ट बोले तो इनको पेरिस मत कीजिए, पेरिस बोले तो नष्ट करना, इनको नष्ट मत कीजिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, ये वो लोग होते हैं जो आपके घर घर तक जो नमक आप खा रहे हो। क्या आपने उन मजदूरों की हालत देखी है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा पेनफुल काम होता है। रियल में मैंने इनके बारे में एक वीडियो सर्च किया था, मैं हर चीज पूरा उसको सर्च करने के बाद जब इनकी मैंने वो वीडियो देखी, तो वास्तव में मेरे को पता चला कि ये लोग कितनी दर्द भरी और कितनी मजबूरी का जीवन ये जी रहे हैं, हम लोगों तक वो 10 रुपए किलो का नमक भी पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा अपने पेट के लिए। उन लोगों को क्या करें कि जो आदमी, जो लेबर, जो मजदूर जो नमक इकट्ठा करता है, गैदर बोले तो कलेक्ट करना, जो नमक इकट्ठा करता है, वुड नॉट लुक एट हिज, वुड नॉट नहीं आएगा, would look at his hurt hands। वो बंदा क्या करेगा, अपने हर्ट हैंड्स को, हर्ट कम तो चोटिल हाथों को देखेगा। यहाँ पे ये नोट मिस प्रिंट है, आप देख लेना। वो बंदा अपने इंजर्ड, हर्ट बोले तो इंजर्ड हैंड्स को लुक एट करेगा। क्या सिर्फ देखेगा? नहीं, एंड ही ट्राइज टू हील देम।
अरे आपको ये बात लिखनी है, वो अपनी इंजरी को हील भी करेगा, वो इसको ट्रीट भी करेगा, वो इसको क्यूर भी करेगा। ये बात उसने मछुआरे लोगों से तो ये कहा कि आप इन मछलियों को मत पकड़िए। साल्ट गैदरर को ये कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, आप नमक इकट्ठा करने की बजाय आप अपनी चोटों को ठीक कीजिए एक बार, क्योंकि अगर शरीर है तो आप बाद में भी कमा लोगे, लेकिन ये दर्द भरा काम एक बार के लिए स्टॉप कीजिए, बहुत दर्द भरा कार्य है। जो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, उसी प्रकार से चोट लगी हुए हाथ से अगर आप नमक कलेक्ट करोगे, उस पे नमक लग गया तो कितना दर्द होता है। किसी बच्चे को अगर कभी मिर्च या नमक लगी हो तो आप उसको पता होगा। तो यहाँ पर कवि ने उन लोगों को कहा कि एक बार के लिए आप अपना ये काम रोक दीजिए, ये बहुत ही हार्ड वर्क है एंड लो इसके अंदर इनकम है, ऐसा काम एक बार छोड़िए, अपनी इंजरीज को हील कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ठीक है, अब देखो भाई, बड़ा खतरनाक काम के लिए कवि ने हम लोगों को वार्न किया है, हम लोगों से रिक्वेस्ट की। यही वो इस पोएम की मेन बात है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार। ये ग्रीन वार क्या होता है? द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन डिफोरेस्टेशन, जो वनों की कटाई करते हैं। डोंट कट द ग्रीन ट्रीज। ये पेड़ काट रहे हो ना, इसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ये क्लाइमेट का जो आप देखते हो रुद्र रूप ये आपको देखने को मिल रहा है। ग्रीन ट्रीज का मतलब वार विद नेचर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए मेरे दोस्त। वार्स विद गैस, पॉइजनस गैस। गैस बोले तो पॉइजनस गैस जो बहुत ही हानिकारक। देखो कई बार भोपाल गैस त्रासदी का आपने नाम सुना होगा, और भी कई जगह ऐसे जहरीली गैस के रिसाव से बहुत सारे लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पॉइजनस गैसेस है इनका प्रोडक्शन करना बंद कर दीजिए, इनका मिसयूज मत कीजिए मेरे दोस्त। आप भी गैस का प्रोडक्शन मत कीजिए। पॉइजनस। वार विद फायर, वार विद फायर अभी आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया के अंदर, इजराइल फिलिस्तीन के अंदर, देखो कितना लेबनान हमास ये सारे ईरान, और हमने भी कारगिल देखा है। फायर और ड्रैगन भी करता है इधर से पाकिस्तान। इसका मतलब है हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स, विस्फोटक पदार्थों का मिसयूज मत कीजिए। ये एक्सप्लोजिव देखो आपने सुना ही होगा हिरोशिमा और नागासाकी। क्या आप उसको बम का नाम पता है? लिटिल बॉय। सेकंड का नाम क्या था आप बता सकते हो मेरे को? तो कह रहे हैं आप इनका मिसयूज मत कीजिए, एक्सप्लोजिव का यूज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जीत तो जाओगे, आप हो सकता है एक्सप्लोजिव का मिसयूज करके आप किसी नेशन के ऊपर विक्ट्री तो हासिल कर लोगे, लेकिन उस विक्ट्री के बाद जिंदा आपके लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक युद्ध के अंदर दोनों तरफ से नुकसान होता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। देख लो रशिया की हालत, रशियन नहीं बोलूंगा मैं, रशिया की हालत क्या कर दी है यूक्रेन ने। रशिया क्या समझ रहा था? बच्चा समझा है क्या? यूक्रेन ने कर दी ना ऐसी तैसी, बना दिया बना दिया सुपर पावर। ऐसे ही देखो हर कोई कह रहा है कि अरे आप जीत तो हासिल कर लोगे, लेकिन वही तो देखो हमास वालों ने घुटने पिघा दिए इजराइल के, कूद रहा था। हो सकता है आप भी इजराइल के सपोर्टर हो, मैं भी हूं, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इजराइल को ऐसी उम्मीद नहीं दी, आंखों में पानी ला देगा, खाता निकाल दिया मेरे बच्चों। हाँ जी, तो वार्स के अंदर आप कोई जिंदा नहीं बचता है, दोनों पार्टी को नुकसान होता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये लोग क्लीन क्लोथ्स साफ कपड़े पहनेंगे। यहाँ पे साफ कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि नहा धो के खड़े हो गए, यहाँ पर साफ कपड़ों का मतलब है कि ऐसे लोग जो वास के अंदर इन्वॉल्व हैं वो अपनी नई जिंदगी नए सिरे से नए सपनों के साथ शुरू करेंगे। आप में से कौन कौन कर रहा है ऐसे? इट मींस स्टार्ट देयर लाइफ विद न्यू थिंकिंग, न्यू पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए मेरे दोस्तों। थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने जीवन को शुरुआत करेंगे। क्लीन क्लोथ का यही मतलब है।
कि लोग साफ कपड़े पहनेंगे, नए फ्रेश माइंड के साथ जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और देखो जब वार ही नहीं है तो हर कोई एक दूसरे का क्या है, भाई या बहन। समझ रहे हो मेरी बात? वो लोग अपने दूसरे भाइयों के साथ चलेंगे, कहां चलेंगे? इन द सेड डूइंग नथिंग। एक शांत माहौल, पेड़ों की एक गहरी छांव के अंदर, जब पेड़ नहीं कटेंगे तो बहुत पेड़ों की छांव के अंदर कुछ नहीं करते हुए। अब आप कहोगे सर हमें तो बोला गया नथिंग विल डू, कुछ नहीं करोगे। अरे मेरे बच्चों थोड़ा सा समझो, ये कवि कहना चाह रहे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। कुछ नहीं करने का मतलब ये है डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना। नेवर स्टॉप योर क्रिएटिव डीड्स। अगर वो रोक दिए तो फिर जिंदा है तो जिंदा होने का आभास दिलाना जरूरी है मेरे दोस्त। वो अपना अस्तित्व कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पे स्टॉप योर डिस्ट्रक्टिव डीड, अपने विनाशकारी कामों को बंद कीजिए, पर्दा डाल दीजिए उनके ऊपर। अब देखो ये कवि, देखो आपने सोचा होगा यहाँ पर कवि अपनी बात को क्लियर करना चाह रहा है कि जो मैं चाहता हूं शुड नॉट बी कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब मिसअंडरस्टूड, मिसपेल्ट मत कर देना मेरी बात को गलत मत समझ लेना मेरे दोस्त। मैं जो कह रहा हूं ये कह रहा हूं विद टोटल इनएक्टिविटी। हाँ जी हाँ, मैं आपको टोटल इनएक्टिव बोले तो मैं आपको कोई लेथार्जिक या टीडीएस पर्सन नहीं बनाने वाला। टीडीएस पर्सन नहीं, टीडीएस बोले तो आलसी, मैं आपको आलसी नहीं बना रहा हूं। तो लाइफ इज व्हाट इज, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। गाना सुना हुआ ना, बड़ा प्यारा गाना है। जीवन चलने का नाम है, जीवन में रुकावट नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम, कवि ने भी यही बात कही है, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अगर हम, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है नैरो माइंडेड। क्या होता है? नैरो माइंडेड। हमें छोटी सोच के इंसान नहीं होना है, अपनी सोच को एक्सपेंड करो। कवि भी यही कह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा को एक बार मैं ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूं। कवि ने कहा है कि हमें नैरो थिंकिंग के इंसान नहीं बनना है, तो हमें जीवन को तो जारी रखना है, जीवन को तो जारी रखना है, लेकिन कैसी एक्शंस के साथ जीवन जारी रखना है? क्रिएटिव एक्शंस के साथ। अब कैसे, कि जीवन को कैसे जारी रखना है, इसके बारे में हमें नैरो माइंडेड नहीं होना है। जीवन चलते रहना चाहिए बट पीसफुली, विदाउट हर्टिंग अदर पर्सन। ये ऐसे वर्ड्स है ना, इनको नोट कर लिया करो मेरे दोस्तों। बिना किसी दूसरे को हर्ट किए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। एक बार के लिए कुछ नहीं करना। अब उस कुछ नहीं करना में सब कुछ करना है। वो करना क्या है? डू यूर इंट्रोस्पेक्शन, डू यूर इंट्रोस्पेक्शन। ये है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन, ये दुनिया की वो शक्ति है जो आपको भगवान बना सकती है। किसी ने अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना सीख लिया तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। उसको पता चल जाएगा, अरे बंदे तू कौन है, उसे पता चलेगा तो दुनिया की सबसे खूबसूरत करती है। तेरा निर्माण इस सृष्टि पे बहुत अच्छा करने के लिए हुआ है। तो कवि ने भी यही कहा है, उस कुछ नहीं करने वाले समय में अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, और वो भी पीसफुली करना। कैसे करना? पीसफुल इंट्रोस्पेक्शन अपना करना है, दूसरे को डिस्टर्ब मत करना। Perhaps a huge silence। देखो कुछ नहीं किया उस समय, एक वास्ट विशाल साइलेंस हमारे चारों तरफ होगा। ये शहर है अमन का यहाँ की फिदा है निराली, यहाँ पे सब शांति 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 है। सुना हुआ होगा ना? तो कवि ने कहा है बहुत बड़ी शांति हमारे चारों तरफ हो जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट, और वो शांति हमारी उस सैडनेस को इंटरप्ट कर देगी। इंटरप्ट बोले तो खत्म कर देगी, बाधित कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। सैड हो ना, जॉयफुल हो जाओगे मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन जो आपने अपना किया, वो इंट्रोस्पेक्शन क्या मदद करेगा? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हमारे अंदर सैडनेस किस चीज की थी?
वी डोंट नो हु वी आर, हम ये नहीं जानते हम कौन है। इंट्रोस्पेक्शन के बाद हमें पता चलेगा अरे तो दुनिया की बहुत अच्छी रचना है ना, उसका आपको पता चलेगा। एंड वो थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और दूसरा डर हमें किस चीज का, मौत आएगी, मौत आएगी, आनी है, आएगी, यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, मौत सबको आनी है। अब डरना काहेगा रे, जब मरना ही एक दिन है तो डरना काहेगा है, ये चीज आपको कौन समझाएगी, अपना इंट्रोस्पेक्शन। जिस दिन आपने इंट्रोस्पेक्शन कर दिया उस दिन आपको रियलाइज होगा कि मैं एक बहुत अच्छी रचना हूं और मेरा मरना निश्चित है, तो मैं मरने वाले नाम से नहीं डरूंगा, मरना सबको है तो काहे को डरना बिल्लू। ठीक है, तो यही चीज कवि ने कहा है कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना उस कुछ नहीं करने वाले टाइम में, उसमें आपको पता चलेगा कि मौत का डर बेकार है, और दूसरा पता चलेगा कि यू आर नॉट ए माइनर थिंग, आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, यू आर द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज आपको पता चलेगा। अब लास्ट में कवि क्या कर रहा है, अब मैं दोबारा से 12 गिनूंगा और हम सब अपने आप को क्वाइट पॉइंट बोले तो पीसफुल रखेंगे, और मैं यहां से डिपार्चर हो जाऊंगा, प्रस्थान हो जाऊंगा। यहाँ पे डिपार्चर का मतलब दो तीन हो सकते हैं। The poet is saying that my poem is completed and the second mean that I am going to leave the world, मैं इस संसार को छोड़ने वाला हूं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जाना सबको है तो मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज कवि ने हम लोगों को दिया है, स्टॉप योर डिस्ट्रैक्टिव डीड्स एंड डू क्रिएटिव डीड्स टू मेक पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा मैसेज, दो ही मैसेज है। एक तो सब लोगों के बीच में एक फीलिंग आनी चाहिए ब्रदरहुड की, डोंट डिस्पाइज द अदर पीपल बिकॉज वी आर all the people of one nation, that nation is the world. And second, do your self introspection which will help you to know about yourself, who are you, and the fear of death is useless। ये चीज आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन। अब आज ये इस पोएम के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है, बड़े प्यारे प्यारे फिगर ऑफ स्पीच आपको इस पोएम के अंदर दिए गए हैं, वो मैं एक बार के लिए आपको रिवाइज करवा देता हूं। जी हाँ, सबसे पहले देखिए वी विल, तो आपको पता चल गया होगा कि वी विल के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है। अरे अपने बच्चे हैं, बिल्कुल जानते हैं। इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों एलिट्रेशन का यूज हुआ है। सेकंड वी विल, अब देखो गाना सुना हुआ है, सेम टाइम सेम जगह अगले हो दिन फिर मर जानी आके छत पे खड़ी। यहाँ पे छत पे खड़ा होने का मतलब नहीं है, देखिए सेम जगह सेम वर्ड रिपीट हो रहा है सेकंड लाइन में, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों एक अलंकार बोला जाता है, एनाफोरा। हाँ जी, आप याद कर लेना, बड़ा इजी है। सेम जगह अगली लाइन में सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको एनाफोरा बोला जाता है। ठीक है, एलिट्रेशन तो है ही। देखो ये आ गया लेट्स, लेट्स, ये भी एनाफोरा है। आर्म्स के दो मतलब मैंने आपको बताए थे, तो आर्म्स यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पन है, तो ये चीज भी आप नोट कर लोगे। एलिट्रेशन की तो भरमार है, अब मैं एलिट्रेशन को बार बार नहीं बताऊंगा। फोर फेस, अब देखो, और यहाँ पर फेस ऑफ द अर्थ, जी हाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। क्या रे, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण भी है। हाँ जी, ठीक है जी। इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट, देखो विदाउट रिपीट हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, तो ये रिपीटिशन है। कौन सा है, रिपीटिशन। वी वुड, वी वुड कौन सा अलंकार है, जी हाँ एलिट्रेशन दोबारा से है। सडन स्ट्रेंजनेस, जी हाँ एलिट्रेशन दोबारा से है। एक बार के लिए मैं बोल देता हूं, इस पोएम के अंदर इंजेबमेंट भी है। क्या है रे मेरे बच्चों, एक अलंकार बोलता हूं मैं, इंजेबमेंट। अब ये क्या होता है, सुन लो एक बार, गौर से सुन लो। जब कोई लाइन अपना पूरा मीनिंग प्रेजेंट नहीं कर रही है और अगली लाइन तक जा रही है विदाउट
फुल स्टॉप विदाउट एनी अदर पंक्चुएशन। देखो 12 आ गया, कोई पंक्चुएशन नहीं है इसमें भी, यहां आके है तो इसको बोला जाता है एनाफोरा। देखो यहाँ ये पूरी लाइन है, अर्थ नहीं पूरा हुआ, यहाँ पे आके पंक्चुएशन है तो इसको बोला गया है एंजेबमेंट। इसमें भी देखो कोई पंक्चुएशन नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ आके है तो ये हो गया इंजेबमेंट। यहाँ देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देख लीजिए सारी पोइम में है इंजेबमेंट। और अगला इस पोइम के अंदर मेरे बच्चों वेल्स हैंड्स, थोड़ी सी राइम स्कीम इस पोइम के अंदर है। चलिए अगला फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये बहुत ही शानदार पोएटिक डिवाइस है। क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 साल पहले। कोल्ड सी में ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। जी हाँ, ये क्या होता है अभी मैं आपको इसको भी क्लियर करवा देता हूं। ये लिटरेचर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जब किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हुआ हो और उसका कोई अलग मीनिंग निकले, उसी को बोला जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड ये नोट तो था ही नहीं। लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पोएटिक डिवाइस है। जी हाँ, एलिट्रेशन है सर, आपके स्टूडेंट्स हैं, कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोला। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। लीगल कैरियर हब बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अब आपसे एक वादा करके जा रहा हूं, हर उस स्टूडेंट के 20 से 30 नंबर बढ़वाने का वादा है। 1-2 दिन के अंदर आपके सामने ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आप ये सीख जाओगे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे नंबर बढ़ते हैं, गारंटी है तेरे बच्चों। ठीक है, अब इसमें प्रिपेयर, अब यहाँ देखो ग्रीन वार्स, आपको पता ही है बेटा कौन सा अलंकार है। यहाँ पर एक ही है रिपीटिशन। ठीक है जी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, एलिट्रेशन एंड वॉक अबाउट। और एलिट्रेशन की भरमार है। व्हाट वांट शुड नॉट विद टोटल इनएक्टिविटी। अब देखो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, एलिट्रेशन की भरमार है। लास्ट जो लाइन है उसमें दोबारा से आपका एनाफोरा रिवाइज हो रहा है, आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए। एनाफोरा इसमें नहीं है, एनाफोरा लास्ट लाइन के अंदर नहीं है। ठीक है, ये आपका वीडियो था। अगर आपको कैसा लगा, इस पोइम के अंदर कहीं भी कोई भी स्टेंजा आ जाना, लिख देना एलिट्रेशन की भरमार है। जी हाँ, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस इस पोइम के अंदर यूज हैं। पोइम आपको कैसी लगी इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपकी तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए, शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन के एग्जाम के लिए यहाँ पर वीडियो आपको देने वाला है। लीगल कैरियर हब की ये जो टीम है आपके लिए दिन रात एक कर देगी। जय हिंद दोस्तों।